बजट बजट से हर साल कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बजट के साथ पहले ही बजट से पहले एक रिपोर्ट सरकार जारी करती है, आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण जो आर्थिक सर्वेक्षण आती है, ये आपके लिए काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप मेंस का आंसर राइटिंग जब कीजिएगा, इसी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को आपको दिखाना होगा। आप बेरोजगारी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। कितना माइक ऑन है? सीमा, रंजीत, माइक ऑन आप लोग का। आपका म्यूट है माइक। अच्छा, थैंक यू। सबसे पहले बजट। बजट क्या है, इसका निर्माण कौन करता है, स्वरूप क्या है बजट का, स्ट्रक्चर, टाइप्स क्या है बजट के, और घटक कौन कौन सा है बजट का। ये सब चीजें आपको यहाँ पे करना है, टोटल चीज। अब बजट आपको यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है, और साथ में आपको आर्थिक सर्वेक्षण जो एक आती है सरकार की, उस आर्थिक सर्वेक्षण को आपको पढ़ना है। क्योंकि बिना आर्थिक सर्वेक्षण किए आपसे मेंस राइटिंग के जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, जिनसे आपका आंसर स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, उसे आप नहीं लिख पाइए, आपसे हो ही नहीं पाएगा। मान के चलिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो बेरोजगार कितने लोग हैं, सरकारी आंकड़ा तो कुछ होगा ना, कि हम खुद से एक आंकड़ा बना के लिख देंगे बेरोजगार ये है वो है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रहा, देश में बहुत बेरोजगारी बढ़ गई। हमें यूनिवर्सिटी में जो आप आंसर लिखते हैं, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, वो आंसर यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपने जो आंसर लिखा है, उसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। वो प्रमाण कहां से लाइएगा इकोनॉमिक्स में? आर्थिक सर्वेक्षण से, जो सरकार ने आपको देकर रखा कि यह आर्थिक सर्वेक्षण है, हमने दे दिया है, आप इसको देखो। एक बुक आती है, इंडिया एयर बुक, नाम लिख लीजिएगा। एक बुक आती है साल में एक बार, लिख लीजिएगा नाम बुक का, इंडिया एयर बुक। इस बुक में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफी अच्छे आंकड़े दिए होते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं, इस बुक को लेकर के पढ़िए, लेकिन अभी पढ़िएगा तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स का ई अभी आपको सही से नहीं पता। अब बजट आपको यहां भी पढ़ना है, और बजट को आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है। बजट वहां पे पढ़ना है कानूनी रूप से, बजट प्रक्रिया, बजट कौन पेश करता है, कैसे पेश करता है, वहां पे कानून के बारे में जानना है। बजट में सबसे पहले क्या होता है, क्या बजट पे वोटिंग हो सकती है पार्लियामेंट में? दोनों सदन में क्या वोटिंग हो सकती है बजट पे? अब बजट पहले किस सदन में पेश होता है, ये पॉलिटिकल साइंस में आपको जानकारी मिलेगी।
डिटेल से होगा। तो बजट अब रहा। फिजिकल पॉलिसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज है टैक्स यानी कर। तो टैक्स क्या है, टैक्स कितना देना है, ये डिसाइड कैसे होगा। टैक्स बढ़ाने का जो प्रस्ताव आता है या टैक्स घटाने का जो प्रस्ताव आता है, क्या ये कैसा संशोधन है, ये कैसा संशोधन है, ये कैसा एक्ट है, ये हर चीज आपको जानना होगा। तो भारत में किस सेक्टर से सबसे ज्यादा टैक्स आ रहा है, कौन सा सेक्टर भारत को सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, किस सेक्टर पे टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। सिर्फ टैक्स जानने से नहीं ना होगा, टैक्स का उपयोग कैसे कर रहे हैं। अगर टैक्स का पैसा हम रख कहां रहे हैं, गवर्नमेंट उसी टैक्स का पैसा को संचित निधि में रख रही है, कंसोलिडेटेड फंड में रख रही है। उस फंड से पैसा को निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे उस पैसे को। टैक्स बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सारे चीज हमें यहाँ पे पढ़ना है। खैर यहाँ पे एक अच्छा है, यहाँ पे टैक्स है। आर्थिक सहायकी, ये वर्ड आर्थिक सहायकी, कौन बताएगा इस वर्ड को, आर्थिक सहायकी को। थोड़ा हम भी जानना चाहते हैं आर्थिक सहायकी का मतलब आप लोग को पता है कि नहीं। वेलफेयर होता है क्या, वेलफेयर होता है क्या। वेलफेयर तो नहीं बोलेंगे इसको, वेलफेयर नहीं बोलेंगे। और कोई, वेलफेयर का कैटेगरी में जरूर है बट वेलफेयर नहीं, वेलफेयर के कैटेगरी में है ठीक है बट वेलफेयर नहीं। आर्थिक मदद, सही जा रहे थे क्या, सब्सिडी आ सकता है। आर्थिक बिल्कुल आर्थिक सही, सहायता, बिल्कुल सही। सब्सिडी, सब्सिडी जो देते हैं, आर्थिक सहायता जो देते हैं, यही क्या है आपका आर्थिक सहायता। अब यहाँ पे सिर्फ ये सब्सिडी आप सुने होंगे, किसानों को बीज पे सब्सिडी दिया गया, आप सुने होंगे उज्ज्वला गैस पे सब्सिडी दिया जा रहा है। मतलब आप उसको पेमेंट मत करो, आपके बदले कुछ पैसा सरकार उसके पेमेंट करती है, आपको उस चीज को सस्ता करती है। कोई चीज 500 रुपए का है, सरकार ने 250 पेमेंट कर दिया उस पर और 250 आपने किया, यही आपको आर्थिक सहायकी है। तो आर्थिक सहायकी के मुद्दे पे हम चलेंगे थोड़ा सा WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन पे, ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे। आखिर WTO के क्या मापदंड है सब्सिडी को लेकर, क्यों भारत और चीन को बार बार दोषी ठहराया जाता है सब्सिडी को लेकर के, बार बार दोषी ठहराया जाता है कि भारत यहाँ पे दोषी है। भारत आवश्यकता से अधिक सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा, चीन आवश्यकता से अधिक सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा। यहाँ पे भारत और चीन का तर्क क्या है, जब मैटर सब्सिडी का जाता है WTO में सुनवाई होती है, तो भारत यहाँ पे क्या तर्क रखता है, भारत कैसे इसको सॉल्व करता है। विकसित देश नहीं चाहते कि विकासशील देश अब अपने किसानों को सब्सिडी दे, बट भारत दे रही है सब्सिडी। सब्सिडी के अलावा और भी फायदे दे रही है। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसे डायरेक्ट अकाउंट में भेज देती है। भेज रही है या नहीं भेज रही पैसा, ये सब क्या है, आर्थिक सहायकी है। तो ये आर्थिक सहायकी कितना, कैसे दिया जाए, कब दिया जाए, इसका भी तो कोई निर्धारित करने वाला होगा, इसके बारे में भी तो कोई बताता होगा। जैसे एक योजना लाया गया, किसानों को फसल से पहले 3000 रुपए देना या 4000 कुछ योजना देना है रुपए। आखिर सहायता क्यों, किस फॉर्म में वो सहायता जाए, तो सारे चीजों को हमें यहाँ पे ही समझना है। छोटा सा वर्ड है लेकिन यहाँ इस वर्ड के चलते हमें WTO तक घूमना होगा, चाइना तक घूमना होगा
और विकसित देश के साथ हमें इसको कंपेयर करना होगा। ये इस हाँ, यहाँ पे ये पीटी स्पेशलिस्ट जरूर है, बट ये चीज आपका जब WTO में इन करेंगे यहाँ पे, तब ये मेंस का भी पार्ट हो जाता है। ये चीज फिर यहाँ पे घूम करके मेंस का पार्ट हो जाता है। तो चीजों को स्पष्टता के साथ बढ़ना है लेकर। अभी तक मैंने कितना टॉपिक बताया? 3 टॉपिक। ये 3 टॉपिक पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ बताया है कि इसके अंदर क्या है। ये तो टॉपिक्स है, अब इसके अंदर सब टॉपिक, कई सारे सब टॉपिक मिलेंगे जो हमें पढ़ते जाना है। देखिएगा एक चीज, फिर किसी को इस 3 टॉपिक के अंदर की चीजों को समझने में दिक्कत हो रहा है कि पढ़ना क्या, बस आपका मैं माइंड आपको बता रहा हूं, वो पढ़ना क्या, पढ़ा नहीं रहा हूं, आपके सिलेबस को बता रहा हूं कि आपके ऊपर एग्जामिनर ने क्या क्या रखा है, आपको यहां से क्या क्या पढ़कर जाना है, तो एग्जामिनर ने क्या क्या रखा है और आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, वरना हम टॉपिक 4 पे आएंगे। समावेशी विकास और सतत विकास में अंतर क्या है? अंतर तो आप क्लास में बताएंगे ना, हाँ, अब यहाँ पे ही पढ़ा दे, यहाँ पे पढ़ाने नहीं ना आए हैं आपको, टॉपिक को मैं आपके माइंड में डाल रहा हूँ ना। फिर तो ऐसे टॉपिक बताने लगेंगे तो फिर ये 2 महीना का, 1-1.5-2 महीने का क्लास है, 2 महीने का, तो फिर दिक्कत होगा ना, सिलेबस समझिए। अब देखिएगा, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति में आपको क्या पढ़ना है? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में आपको क्या पढ़ना है? आपको मैं बता देता हूं, आपको मैं बता देता हूं, ये आपका पीटी स्पेशल है, पीटी स्पेशल। और लास्ट टॉपिक को आप लिख लीजिएगा, जो आपने फिजिकल पॉलिसी बोला, पीटी प्लस मेंस स्पेशल, उसमें पीटी प्लस मेंस दोनों से क्वेश्चन राइज किए जाते हैं। लास्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक को पीटी प्लस मेंस कीजिए और इस टॉपिक को स्पेशलिस्ट पीटी बनाइए। अब देखिएगा पीटी के क्वेश्चन यहां से ही आपको मिलेंगे, पीटी में क्वेश्चन आपको यहां से ही मिलेंगे। अब यहाँ पे एक टॉपिक आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, मुद्रा यानी मनी। तो पैसा क्या है, मुद्रा वस्तुओं का लेन देन करने की घटक। ठीक है। मुद्रा विनिमय क्या, मतलब मुद्रा विनिमय का माध्यम है। बोलिए। देखिएगा यहाँ पे मुद्रा क्या है, आपके जेब में क्या है, आप किस लिए कमा रहे हैं, वही तो मुद्रा। तो मुद्रा के कई रूप हैं, मुद्रा जब आप देखोगे, मुद्रा के कई रूप, सारे रूप को हमें पढ़ना। अब सर आप देखोगे हॉट मनी, जी बोलिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यस सर। कहीं मुद्रा है?
बिल्कुल, विनिमय का साधन मुद्रा है। हमें कोई वस्तु खरीदना, उसके बदले हम क्या पे करते हैं? मुद्रा पे करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, विनिमय प्रणाली चलती थी। हम वस्तु के बदले वस्तु देकर के सामान को लेते थे। अभी क्या है? मुद्रा देकर के सामान को लेते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा है कि हम डायरेक्ट पे फोन, गूगल मीट बोल रहे हैं, गूगल पे ऐसे माध्यम से एक बारकोड को स्कैन करके, बिल्कुल डिजिटली रूप से भी मुद्रा काम करती है। तो मुद्रा का रूप हो गया आपका, डिजिटल मुद्रा हो गया, आपके हाथ में जो मुद्रा हो गया, प्लास्टिक मनी हो गया, जो एटीएम है आपका, क्या है? प्लास्टिक मनी। गरम मुद्रा हो गया, ताजा मुद्रा, बहुत सारे मुद्रा है। सारे मुद्रा को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर देखिएगा मौद्रिक नीति परिषद, हमारे आरबीआई और भारत सरकार ने मिलकर एक मौद्रिक परिषद बनाई है जो तय करती है इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई क्या होना चाहिए, महंगाई का दर क्या होना चाहिए। लोग बोलते हैं बहुत महंगाई है, जब आप पढ़िएगा तो बोलिएगा कि अर्थव्यवस्था में महंगाई भी जरूरी है। जिस अर्थव्यवस्था में महंगाई नहीं है वो अर्थव्यवस्था सही नहीं है। लेकिन जिस अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत ज्यादा है वो भी नुकसानदायक है। यानी हमें महंगाई चाहिए, एक परसेंटेज फिक्स किया गया है, एक परसेंटेज हमारा महंगाई को लेकर फिक्स किया गया है। वो परसेंटेज कितना से कितना के बीच में? 4 + 2 - 2, 4 + 2 - 2, यानी 4% से हम 6% जा सकते हैं या उससे -2% आ सकते हैं। ये हमारे देश के लिए, विकासशील देश के लिए एक अच्छा परसेंटेज है। बट जब विकसित देश से कंपेयर करेंगे उनका ये नहीं है। महंगाई होगा तो बहुत कुछ होगा, महंगाई नहीं होगा तो मंदी होगा, और एक मंदी महंगाई से, इन्फ्लेशन से ज्यादा खतरनाक होती है किसी अर्थव्यवस्था के लिए। महंगाई होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन में देखिएगा, इन्फ्लेशन के टाइम में फैक्ट्रियां प्रोडक्शन भी ज्यादा करती है, लोन भी लेती है। ज्यादा जब प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा ज्यादा लेबर लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आता है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार आता है। तो रोजगार, इन्फ्लेशन में रोजगार बढ़ता है, और रिसेशन, मंदी में रोजगार घटता है। अब मान के चलो लगभग, आज तो सब कैमरा बंद करके पढ़ रहे हैं, चलो सीमा दिख रही है, उदित दिख रहा है, चलो उदित पे बात करते हैं। मान के चलिए उदित का एक प्रोडक्शन, किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, मान के चलिए उदित लैपटॉप बना, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करने की उदित की अपनी कंपनी है। अब देश में मंदी है, मंदी में मतलब उस समय लोगों के पैकेट में पैसा नहीं है, अब लोग सामान खरीद नहीं रहे। उदित ने जो भी लैपटॉप बनाया रिटेलर के पास पहुंचा दिया। अब रिटेलर के पास वो लैपटॉप बिक ही नहीं रहा, वो वस्तु नहीं बिक रहा। तो क्या, जब वस्तु नहीं बिक रहा है तो क्या ये आगे अपने फैक्ट्री में उस चीज को बनाएगा? नहीं बनाएगा, उस समय प्रोडक्शन को रोक के रखेगा। सरप्लस प्रोडक्शन करके कोई फायदा नहीं है ज्यादा। अब क्या करेगा उदित? क्या करेगा? अपने लेबर को वहां से कम करना शुरू करेगा। वहां पे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट जन्म लेगा। तो मंदी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा खतरनाक है। अभी आप न्यूज देख रहे थे 2018-19 के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही थी, हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही थी। देश में कारें नहीं बिक रही थी, कार वालों को अपना रेट कम करना पड़ा। देश में वस्तुएं नहीं बिक रही थी। तो यहाँ पे हमें उस सब चीज को ध्यान से देखना है मौद्रिक नीति परिषद के अंतर्गत। फिर आरबीआई, कहते हैं ना फादर ऑफ ऑल बैंक,
एंड मदर ऑफ ऑल बैंक। सभी बैंकों का माता पिता कौन है? आरबीआई। अब आरबीआई बॉडीज को हम देखेंगे कि आरबीआई जो कमिटीज है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। आप एक गवर्नर का नाम सुने होंगे कि आरबीआई में गवर्नर होता है। आप ये भी सुनिएगा आरबीआई में उप गवर्नर होता है। तो आरबीआई में कितने उप गवर्नर होते हैं? गवर्नर तो एक होता है, उप गवर्नर कितने होते हैं? आरबीआई का क्या काम है? बार बार विवाद में आ रहा है, गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में कुछ न कुछ विवाद हुआ। इसके चलते हमारे एक आरबीआई गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी शशिकांत है आरबीआई गवर्नर, शशिकांत दास। इससे पूर्व जो भी आए इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? जो सरप्लस अमाउंट है आरबीआई के पास, उसके बंटवारों को लेकर आपस में एक खींचतान थी। गवर्नमेंट का कहना है वो जो भी सरप्लस अमाउंट है आप हमको दीजिए, हम उसको वेलफेयर में लगा देंगे। बनता है, सरकार का हक है, कुछ फिक्स किया गया है। लेकिन ये गवर्नमेंट कुछ क्या बातें हैं, नई बातें हैं, ये हम आपको क्लास में बताएंगे। अब यहाँ पे आपका काम होता है कि एक अच्छा मैगजीन, अच्छा पत्रिका को देखना। आरबीआई से रिलेटेड क्या खबर आया उस मैगजीन में मंथली। जैसे विरल आचार्य, मैं एक नाम लेता हूं, विरल आचार्य थे डिप्टी गवर्नर आरबीआई के लिए। उन्होंने आज तक कोई खुल के अपना इच्छा व्यक्त नहीं करता। उन्होंने एक निजी पार्टी में खुलकर बोला कुछ चीजों को और अपने पद से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वो चीजें क्या थी वो आप मैगजीन पढ़िएगा, ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलती रहेगी। आरबीआई का ही काम है देश में महंगाई को नियंत्रित करना और मंदी से अर्थव्यवस्था को बचाना। सारा चीज आरबीआई दे। आरबीआई के और कई कार्य हैं। बैंकों के लिए नियमन जारी करना। बैंक, कौन सा बैंक घाटे में चल रहा है उसको पीसीए में डाल देना। अब पीसीए क्या होता है बताएंगे क्लास में। पीसीए में डाल देना। कई चीजें हैं यहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड। अब आरबीआई किस एक्ट के तहत सब चीज को रेगुलेट कर? आरबीआई जब बना उससे पहले क्या था? आरबीआई क्या हमारा केंद्रीय बैंक है, हमारे देश का बैंक है, बैंकों का बैंक है। इसका फंक्शन, इसका कार्य, इसका बॉडी, हर एक चीज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आरबीआई हुआ ये। आरबीआई के बाद आपका टॉपिक है अन्य बैंक। यहाँ पे बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ, सब पढ़ाऊंगा मैं। अन्य बैंक, आरबीआई के अलावा जो सारे बैंक हैं उनको पढ़ना। वो किस रेगुलेशन के तहत, किस अथॉरिटी के तहत वो चलते हैं। उस बैंकों पे 2 तरह के नियामक है, 3 तरह के नियामक है, 4 तरह के नियामक है। कौन कौन नियामक काम करता है? बैंक का पैसा, क्या बैंक अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकती है? आप आसपास देखिएगा, जो बैंक होगी सारा बैंक भाड़े पे होगा, भाड़े के रूम में होगा। किसी भी बैंक के पास अपना प्रॉपर्टी नहीं होगा, उसने बिल्डिंग नहीं बनाया होगा। आखिर ये सब नियम कहाँ पे है, किस नियमन में लिखा गया है? सब चीजों को आपको करना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। इस बैंकिंग में अब बहुत कुछ सीखिएगा। अरे हिस्ट्री क्या है, नेताओं के पूर्वजों की कहानी पढ़ना, बट बैंक ये क्या है, ये आपको यथार्थ है, ये यथार्थ है। यही इसको सीखिएगा, आपके जीवन में काफी कुछ काम आएगा। बैंक हम देखेंगे, बैंक प्रणाली। इसके बाद यहाँ पे हम और देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जीवन बीमा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जीवन बीमा को देखेंगे कि जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई। अब बैंक में सिर्फ ये नहीं देखेंगे, देखेंगे पहला बैंक दुनिया में कौन सा था, बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस इटली में, वहां से बैंक की शुरुआत हुई। इंडिया में कैसे बढ़ा? इंडिया में बैंक सेक्टर को बांटेंगे, कितने भाग में बैंक सेक्टर को बांटेंगे? अभी आप सुन रहे होंगे कि कुछ बैंकों का निजीकरण हो रहा। अब देखेंगे कुल सरकारी बैंक कितने बच गए।
तो निजीकरण करने से सरकार को क्या फायदा है, देश को क्या फायदा, बैंक को क्या फायदा है? पहला चीज फायदा, दूसरा चीज नुकसान क्या है, और तीसरा चीज दोनों का निष्कर्ष क्या है, उस पे हम बातें करेंगे, उस पे हम बातें करेंगे। फिर एनपीए, एनपीए भी बैंक में है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसी संपत्ति जो लोन में दे दिया गया लेकिन बैंक को वापस नहीं मिल रहा। बैंक ने लोन दे दिया, वो वापस बैंक में नहीं आ रहा या ना उसका सूद आ रहा। आखिर कितने दिनों बाद हम मानेंगे वो एनपीए हो गया? कितने दिनों बाद मानेंगे? इसके लिए 2 मार्च अभी हाल में लेटेस्ट एक इसमें सुधार हुआ है, उस सुधार को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और पुराना क्या सिस्टम था उसको भी इसमें हम पढ़ेंगे। 2 चीजें एनपीए में, और जो बैंक एनपीए में फेल कर रहे हैं उन्हीं बैंक को हम कहां डालेंगे? पीसीए में डालेंगे। पीसीए में अगर किसी बैंक को डाल दिया जाए तो बैंक लोन देने का अधिकार खो देती है। और कौन डालेगा? आरबीआई डालेगा। आरबीआई ही ना बैंकों को नियमन कर रही है, तो आरबीआई बॉस है इनका। आरबीआई जो भी एनपीए में बैंक जाएगी, ज्यादा एनपीए में जो फिक्स किया गया है, यहाँ के बाद आप लिमिट को क्रॉस करके भाई अब यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते, अब आपको लोन देने का अधिकार नहीं। कई सारे बैंक हैं पीसीए में, फिर बाहर भी निकले हैं अपने परफॉर्मेंस को सुधार करके। इससे बैंक वाले क्या करते हैं? पूरी तरह से छानबीन कर, जांच पड़ताल कर लोन देते हैं ताकि लोन डूबे ना, लोन डूबे ना। ये एक डर है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिएगा इन्फ्लेशन, ये तो बात करेंगे ही हम इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे, और ये एक अलग से चैप्टर में हम बताएंगे इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग चैप्टर बताएंगे इन्फ्लेशन का डिटेल से। वित्तीय बाजार, वित्त, फाइनेंस मार्केट, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। वित्त बाजार को 2 पार्ट में बांटेंगे। मनी मार्केट एक होता है कैपिटल मार्केट, यानी मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। देखेंगे कैपिटल मार्केट में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार ऐसा बाजार है जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है, पैसों का लेन देन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कैपिटल मार्केट, पूंजी मार्केट ऐसा मार्केट है जहां लॉन्ग टर्म के लिए पैसों का लेन देन होता है। तो भाई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो जान गए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट है, कितने दिन का लोन होता है? तो उसमें 364 दिन तक का ही लोन आता है शॉर्ट टर्म में। 364 बोले तो 1 साल से कम, यानी 365 बोलेंगे तो 1 साल हो जाएगा ना, वहां पे 364 दिनों तक का ही लोन होता है। अभी शॉर्ट टर्म मार्केट में कौन कौन सा चीज काम कर रहा है? लोन प्रक्रिया, सरकार शॉर्ट टर्म मार्केट में कौन कौन से पेपर या कुछ भी बॉन्ड जारी करके कितना पैसा उठा रही है? लॉन्ग टर्म में कौन कौन आ गया, कौन सा दोनों में आता है? ये सब चीजें आपको यहाँ पे डिटेल से पढ़नी है। नेक्स्ट हम देखते हैं विदेश व्यापार नीति। इंडिया यदि दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रही है तो कुछ ना कुछ तो वो नीति बना के रखी होगी, कुछ ना कुछ तो उसका पॉलिसी होगा विदेश के साथ व्यापार करने का। तो नीति क्या है वैदेशिक क्षेत्र में, हम इसको देखेंगे। अब भुगतान संतुलन, हम सुनते हैं बार बार न्यूज में हमारा व्यापार चाइना के साथ घाटे में जा रहा है, सुनते हैं ना, चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटे में जा रहा है। यही है भुगतान संतुलन। यहां से हम निकालते हैं
हमारा व्यापार खाता, पूंजी खाता और चालू खाता। व्यापार खाता, पूंजी खाता, चालू खाता, इसी के आधार पे हम अपना भुगतान संतुलन को निकालेंगे। एक एक चीज को यहाँ पे देखना है आपको। इसी में हम फिर से देखेंगे एक्सचेंज रेट, रुपए की परिवर्तनीयता, विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी व्यापार नीति। फॉरेक्स बोलते हैं इसको, फॉरेक्स। विदेशी पूंजी भंडार, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, रुपए कभी देखिएगा रुपए डॉलर के मुकाबले में ज्यादा, कभी कम, ऊपर नीचे होता है ना। ये आखिर कैसे होता है, उस सिस्टम को हम समझेंगे यहाँ पे कि रुपया पैसा ऊपर नीचे क्यों हो रहा, क्या रीजन है, और इसको सुधार करने के लिए, इस पे कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें जरूरी है। विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें क्या क्या हो सकता है, कोई बताए? विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या हो सकता है? सर मार्केटिंग, बाहर जो बिजनेस होता है। गोल्ड, मार्केटिंग, गोल्ड सही है, गोल्ड है, बॉन्ड्स है, विदेशी डॉलर्स है, डॉलर डेरिवेटिव्स है, फॉरेन मनी, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, वो सारे चीज होते हैं। साथ में बॉन्ड्स होते हैं, विदेशी बॉन्ड्स, वो सब हमारा क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार। इसी मुद्रा भंडार के आधार पे ना हम किसी चीज को परचेज करते हैं विदेशों से, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, किस लेवल तक पहुंच गया, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक थोड़ा थोड़ा चीजें मैं आपके माइंड में डाल दे रहा हूँ इससे, तो आपको भी एक थोड़ा सा नॉलेज होगा कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये चीजें आपको समझ में आएगी। मीटिंग थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मीटिंग कुछ देर में डिस्कनेक्ट होगा, कुछ देर में ज्वाइन कर लीजिएगा। विदेशी व्यापार नीति, तो यही चीज है विदेशी व्यापार नीति। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं 6 नंबर। आधारभूत संरचना, देखिएगा आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और अवसंरचना की बात कर रहे हैं। किसी देश की आधारभूत संरचना अगर सही नहीं होगी, उस देश का मार्केट आगे नहीं बढ़ेगा। आधारभूत संरचना का कहने का मतलब है, देखिएगा आप यहाँ पे 2 टाइप से इसको बांटा गया है। एक टाइप आपका है भौतिक आधारभूत संरचना और दूसरा है सामाजिक आधारभूत संरचना। ये 2 चीजें। भौतिक में आपका परिवहन प्रणाली, परिवहन यातायात से रिलेटेड है। इसमें आपका रेल आ जाएगा, इसमें आपका उड़ने का जहाज आ जाएगा, इसी में आपका पानी का जहाज आ जाएगा, बंदरगाह पोर्ट्स वगैरह आ जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे तो भारत में कई चीजें अभी हाल में डेवलप की गई है, खासकर रोड को, बंदरगाह को काफी बनाया गया है। क्योंकि हम किसी देश को कोई सामान भेज रहे हैं, वो सामान कितना जल्दी जा रहा है, कितना जल्दी आ रहा है, इस पे भी तो डिपेंड करता है। दूसरी चीज, अगर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर वेल मेंटेन होगा तो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, ताकि उनको बिजनेस में कोई दिक्कत ना आए। आपने देखा होगा हमारा रोड मंत्रालय, सड़क मंत्रालय जो है, उसने टारगेट रखा 7 लाख करोड़ रुपए का आने वाले कुछ वर्षों में खर्चा करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, ये पीटी मेंस दोनों के लिए है, बट यहाँ से क्वेश्चन काफी कम कर दिया गया, धीरे धीरे काफी कम कर दिया गया, तो इसका रोल ज्यादा नहीं रह जाता है। और ये सेम चीज आपको डिटेल से पढ़ना है ज्योग्राफी में, इसको जियो में इस चीज को आपको डिटेल से पढ़ना है, भौतिक संरचना को।
यहाँ पे बस हम फिनिश देंगे इसको, टच करेंगे, यहाँ पे चीजों को समझाएंगे, पुट करेंगे। आपको जब सुशील से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो ज्योग्राफी में इस चीज को काफी अच्छा से बताएंगे। ऊर्जा क्षेत्र, संचार क्षेत्र, डाक क्षेत्र। ऊर्जा, एनर्जी, वो भी दो टाइप की, परंपरागत ऊर्जा और दूसरा नवीनीकृत ऊर्जा। तो हमें परंपरागत ऊर्जा से जैसे 61% जो ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं परंपरागत में कोयले से प्राप्त कर, नवीनीकृत से हमको ऊर्जा चाहिए, तो नवीनीकृत में क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आएगा ना। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा हमने 2022 तक के लिए 175 गीगावाट 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा है हमने ऊर्जा का नवीनीकृत में। 175 में 3 भाग है, इसका भी 3 भाग देखना होगा। वो 3 भाग कौन कौन सा है इसको हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक में आप टिक कर लीजिएगा, इस टॉपिक में आपका सबसे कोई इंपोर्टेंट है तो आपका है ऊर्जा क्षेत्र, टिक मार लीजिएगा। इस टॉपिक में सबसे इंपोर्टेंट कोई है तो है ऊर्जा क्षेत्र। यहां से आपको चीजों को लेकर के चलना होगा, ठीक है। सामाजिक आधारभूत संरचना, समाज का आधारभूत संरचना क्या है? एजुकेशन और स्वास्थ्य। क्या अभी हम अपने आधारभूत संरचना पे फिट बैठ रहे हैं? खुद से बोलिए, आप लोग जवाब दीजिए। क्या हमारी सरकार इससे फिट उतर रही है स्वास्थ्य पे? ठीक है, आपदा आई है, हम भी मानते हैं आपदा आई है, बट लास्ट 1 ईयर जब आपदा निकल गई, जब आपदा कुछ समय पहले निकल गई थी